जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। 20 राज्यों में 30 से अधिक प्रकार की हल्दी उगाई जाती है, किंतु उचित मार्केटिंग, सप्लाई चेन की सीमा और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की अनुपस्थिति के कारण मेलबर्न में टर्मरिक लाट्टे बिकता है, परंतु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मेघालय के किसान भारत में ही इसका उचित मूल्य तक नहीं ले पाते। प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड की घोषणा की पृष्ठभूमि में सांसद अरविंद धर्मपुरी थे, जिन्होंने हल्दी कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु स्टाम्प पेपर पर इस बोर्ड को बनवाने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं ने उनके स्टाम्प पेपर की प्रतियां लहराकर पुसप बोर्ड के नाम पे उपहास किया, परंतु अंतिम विजय अरविंद जी की ही हुई, जो हल्दी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने, उसकी प्रोसेसिंग, औषधीय प्रयोग, कर्क्यूमिंग, टर्मरिक ऑयल जैसे उत्पादों पे शोध समय, कृषकों की स्किलिंग, वैश्विक बाजार में मार्केट शेयर बढ़ाने, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ करने से लेकर कृषक कल्याण और जीआई टैगिंग को लेकर प्रयासरत। 2019 में जहां हल्दी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका करती थी, 2024 में ये 19,000 तक जा चुकी। 2023-24 में भारत ने 1.62 लाख टन हल्दी और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात से $227 मिलियन कमाए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मेघालय हल्दी की खेती के सबसे बड़े केंद्र। बोर्ड वहां के कृषकों को टारगेटेड सपोर्ट देगा, खेती से लेकर बेचने, प्रोसेसिंग, इन सब के वैज्ञानिक तरीके बताएगा ताकि ग्रामीण उद्यमिता से आय बढ़े। एक हल्दी किसान पाल्ले गंगा रेड्डी को ही बोर्ड का पहला चेयरमैन बनाया गया। अरविंद धर्मपुरी जी के प्रयासों से भारत के टर्मरिक कैपिटल यानी निजामाबाद में 29 जून को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय पूरे दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इनकी यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर दें। क्या अयोध्या एक शुरुआत है या इसके अलावा और भी कुछ है जो महत्वपूर्ण है? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम। भाई ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वही लंबी लंबी नाक, वही गिद्ध जैसी चोंच, वही जिसे टोंटी चोर बोलते हैं। मुझे पता है कि मुझे तो नर्क में ही जाना है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अब मैं 50 और कुकर्म करके नर्क में जाऊं या मैं अपना खून जलाऊं और लोगों को माफ कर दूं और फिर नर्क में जाऊं? मेरा नर्क में तो पेंट हाउस पक्का है ना। कल पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव अपना गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं। और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के पिताजी लालू यादव ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ये तो भूमाफिया है। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया। क्राइम लैंड। तेजस्वी यादव जी या तो अपने पिता के सगे नहीं या फिर आपके सगे नहीं, क्योंकि वक्फ का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर दान की जाने वाली संपत्ति। तो नासिरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट किया है, कहा है कि पाकिस्तान में नसीरुद्दीन शाह के भी बहुत सारे फैमिली वाले रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, और कोई भी नसीरुद्दीन शाह को उनके पाकिस्तानी दोस्त और पाकिस्तानी रिलेटिव्स से बात करने में, उनसे संपर्क रखने में, उनको प्यार भेजने में नहीं रोक लगा सकता। देख रहे हो विनोद, एक तरफ तुम हो जो कहते हो कि हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, और एक तरफ ये है जिसको भारत की जनता ने गरीब रहने नहीं दिया, लेकिन गद्दारी कैसे जाएगी इनके। गद्दार आ गए। मतलब नासिरुद्दीन शाह को पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक अपने अंदर की भड़ास निकालने का मौका नहीं मिला। दिलजीत का कंट्रोवर्सी नसीरुद्दीन साहब को मौका दे गया। साहब पे घंटा मारूं तो इसको मौका मिल गया, तो अपने दिल की बात, दिल की भड़ास निकाल। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जान। तो इस सिलसिले में
उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। दिद्दे ना अपनी आंखें जो है ना फाड़ फाड़ के देख ले, ये मेरा पति है। हाँ, ये मेरा पति ही है। और मैंने एनी को 10 बार देख लिया पर अनी मैंने पति नहीं दिखा, चश्मे भी लगा लिया आज तो मैंने, पर यू पति नहीं दिख रहा कहाँ पे है। इसके 2 कटहल जरूर लटकते दिख रहे मैंने। मैंने यू पति तो बता दो है कहाँ पे है भाई, यू पति हो गया, क्या हो गया, मुंडा काम कर दिया इस पति ने तो। कौन सा पति है, खटाई खाना पति, इतनी खटाई ना खान देती थे ठीक पंदा ही हूँ। जगन्नाथ मंदिर में गांधी खानदान के हर सदस्य का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि मंदिर समिति इन्हें हिंदू नहीं मानती, हम भी नहीं मानते। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे। और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर खटाखट 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 8,500। वो चूना लगा दिया। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 करिए आपके हो। अरे बिलेवल भुट्टो, मेरी बात सुनो यार, इस तरह गरम तवे पे मत उछलो यार। देखो यार, ये जंग वंग की बात मत करो यार, हमारा दिल घबराता है भाई। हम डर गए भाई, हम डर गए, है ना। तुम्हें पानी की कमी पड़ रही है ना, ये लो हमने छोड़ दिया, ये लो। अब ये मत बोलना कि कौन रात के अंधेरे में पानी छोड़ते हैं, बर्तन भरने का भी मौका नहीं देते हैं, बुज़दिल ऐसा करते हैं, काफिर ऐसा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया करते हैं। ये मत बोलना प्लीज यार। और ये भी मत बोलना कि हिंदुस्तान तुमसे मोहब्बत नहीं करता यार। नाराज प्रेमिका की तरह हमेशा तुम यार कंप्लेन करते रहते हो, गलत बात है यार ये। देखना दोस्तों, फिर रोएंगे। पहले रो रहे थे कि हम प्यासे मर रहे हैं, अब बोलेंगे कि हम डूब के मर रहे हैं। इनकी कंप्लेन खत्म ही नहीं हो रही यार। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, ताऊ ट्रंप को मत बता देना प्लीज, वरना वो फिर बोलेगा कि मेरे कहने पे भारत ने पानी छोड़ा है। यार बिलेवल, तुम ही ठीक हो मेरे भाई यार, उसको नहीं झेल पाएंगे, प्लीज यार उसको मत बताना। हम हैं पाकिस्तानी, हम फ्रॉड का कोई ना कोई नया तरीका तो जरूर निकाल लेते हैं। अब आप लोगों को एक नए फ्रॉड के बारे में मैं बताती हूँ। जो स्कैमर्स हैं उन्होंने क्या किया है, अब ऑनलाइन शॉपिंग आपको पता है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि हर कोई कहीं ना कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्डर बुकिंग हो रही है, कोई बंदा कहीं से आ रहा है। अब वो डेटा, आप अपना घर का एड्रेस, अपना फोन नंबर, सारे का सारा उन कंपनीज पर रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो डाटा लीक आउट होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, डाटा लीक आउट होता है। सिर्फ फेसबुक तक सिर्फ डाटा लीक आउट नहीं होता, इस तरह भी होता है। अब ये जो स्कैमर्स हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं एक्स काउंसलर हूँ। अरविंद केजरीवाल के टाइम में झुग्गी वालों का प्रमोशन हुआ, पूछो कैसे हुआ? उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़े, कुछ भी IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये मुझबानी बातों तो से तो कुछ होता नहीं है। कितने झुग्गी वालों के बच्चे डॉक्टर, IAS, IPS बने हैं और उस झुग्गी से निकल के वो बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं, उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बच्चे, सुनो सर, IPS डॉक्टर बने हैं। हाँ दिखाओ आप मुझे। हाँ दीजिए, मैं पढ़ती हूँ ना सर, इन्हीं का सर्च किया हुआ है और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। यह बताना मुश्किल है कि दिल्ली के झुग्गी वासियों ने कितने IAS, IPS और डॉक्टर की संख्या बने हैं। गूगल कैसे बताएगा? फिर आप कैसे कह सकते हो? गूगल नहीं बता पा रहा, आप मुझसे पूछ रही हो। कैसे बातें कर रहे हो सर, कैसे बात? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अब आपका जवाब दूं मैं? अब जब गूगल नहीं बता पा रहा है, आप कैसे बता रहे हो कितने IAS, IPS डॉक्टर बने हैं?